हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए शुरू करते हैं। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी नगरीय प्रशासन। शहर गांव के मुकाबले बहुत बड़ा होता है। शहर में बड़े बड़े बाजार होते हैं जहां बहुत अधिक भीड़ रहती है। शहर में पक्की सड़कें होती हैं जहां विभिन्न प्रकार का ट्रैफिक चलता है। शहर में पानी और बिजली की सुविधाएं मिलती हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है और शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कौन कराता है और इन सभी सुविधाओं को संचालित कौन करता है? क्या आप जानते हैं कि शहर में डिसीजंस किसके द्वारा और कैसे लिए जाते हैं और योजनाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं और किन लोगों द्वारा ये सभी काम किए जाते हैं? इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में ही जानेंगे। एक संडे की सुस्त दोपहर में माला और उसके दोस्त शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। रेहाना बैटिंग कर रही थी और शंकर बॉलिंग कर रहा था। शंकर ने शॉर्ट बॉल डाली। रेहाना ने उस बॉल को इतनी जोर से और इतनी ऊपर मारा कि स्ट्रीट लाइट ही टूट गई। इस बात से सभी बच्चे परेशान हुए। रेहाना का घर पास होने की वजह से सभी बच्चे रेहाना के घर गए। रेहाना की माँ ने उनसे कहा कि शहर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस करती है, पर यदि तुम सभी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो तुम सभी को यास्मीन खाला के घर जाना चाहिए, क्योंकि वह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर हुई हैं। सभी बच्चे यास्मीन खाला के घर पहुंचे। जैसे ही यास्मीन खाला ने दरवाजा खोला, सभी बच्चे एक साथ उन्हें स्ट्रीट लाइट के टूटने के बारे में बताने लगे। यास्मीन खाला ने बच्चों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। फिर खाला ने बच्चों को बताया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो गलियों की लाइट्स को ठीक करने या फिर रिप्लेस करने, कूड़ा उठाने, वाटर की सप्लाई करने, बाजारों और गलियों को साफ रखने का काम देखती है। माला ने सभी को बताया कि उसने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सुना है। उन्होंने लोगों को मलेरिया के बारे में सूचना देने के लिए शहर के चारों ओर संकेत लगाए हैं। यास्मीन खाला ने कहा कि यस माला, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस चीज की भी जिम्मेदारी लेती है कि शहर में कोई भी बीमारी ना फैले। यह कॉर्पोरेशन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज भी चलाती है, गार्डन्स बनाती है और उनकी देखरेख भी करती है। यास्मीन खाला ने बच्चों को एक और बात बताते हुए कहा कि हमारा शहर पुणे एक बड़ा शहर है। बड़े शहर में इस ऑर्गेनाइजेशन को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है और छोटे शहर में म्यूनिसिपल काउंसिल कहा जाता है। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। रेहाना ने खाला से उत्सुक होकर पूछा कि ये कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ बनेगा, और आप जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी क्या आप भी ऐसे दिलचस्प डिसीजंस लेती थी? इस बात पर खाला कहती है कि नहीं रेहाना, मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स ऑफिस में थी, इसलिए सिर्फ पे स्लिप्स पर काम करती थी। आमतौर पर शहर बहुत बड़े होते हैं, इसलिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और शहर को साफ रखने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। एक नया पार्क या फिर एक नया हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए, आमतौर पर ये सभी डिसीजंस वार्ड काउंसलर लेते हैं। शहर को अलग अलग वार्ड्स में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक वार्ड के वार्ड काउंसलर को चुना जाता है। कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं, ऐसे डिसीजंस काउंसलर्स के ग्रुप्स द्वारा लिए जाते हैं। ये काउंसलर्स के ग्रुप्स डिसीजन लेने के लिए और मुद्दों पर बहस करने के लिए कमेटीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी बस स्टैंड को रिपेयर करने की जरूरत है और यदि कोई ऐसी मार्केट प्लेस है जहां से हर रोज कूड़ा उठाने की जरूरत है, और यदि कोई ऐसा नाला है जो शहर से होकर जाता है
जिसे रेगुलरली सफाई की आवश्यकता होती है आदि। यही समितियां पानी, कूड़ा उठाने, स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने या फिर बदलने के कामों पर डिसीजन लेती हैं। अगर किसी वार्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वार्ड के लोग उस वार्ड के काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वार्ड के एरिया में बहुत खतरनाक इलेक्ट्रिकल वायर्स लटकी हुई हैं, तो उस वार्ड का लोकल काउंसलर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के संपर्क में रहकर लोगों की मदद कर सकता है। काउंसलर्स की कमेटीज और काउंसलर्स मुद्दों पर डिसीजन लेते हैं, पर इन डिसीजंस को कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लागू करते हैं। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को नियुक्त किया जाता है, जबकि काउंसलर्स चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। रेहाना ने यास्मीन खाला से पूछा कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। यास्मीन खाला ने बच्चों को बताया कि सभी वार्ड काउंसलर्स आपस में मिलकर एक बजट तैयार करते हैं और फिर किसी भी काम को करने के लिए उसी बजट के हिसाब से पैसा खर्च किया जाता है। प्रत्येक वार्ड के काउंसलर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने अपने वार्ड की विशेष आवश्यकताएं पूरी परिषद यानी इंटायर काउंसिल के सामने रखें। फिर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वे डिसीजंस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ द्वारा लागू किए जाते हैं। Does the municipal corporation have a lot of workers? शंकर बहुत उत्सुक होकर पूछता है कि शहर बहुत बड़ा होता है, शहर में तो बहुत सारा काम होता होगा, तो क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के सभी कामों को संभालने के लिए बहुत सारे वर्कर्स रखे हुए हैं? यास्मीन खाला बताती है कि हाँ, शहर के कामों को संभालने के लिए उन्हें अलग अलग विभाग में विभाजित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर डिपार्टमेंट होता है, कूड़ा उठाने के लिए गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, गार्डन्स और रोड्स की देखरेख के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। खाला आगे कहती है कि मैं कॉरपोरेशन के सैनिटेशन डिपार्टमेंट में अकाउंट्स संभालती थी। खाला कहती है कि बच्चों, जैसे कि तुम सब जानते हो कि आम तौर पर कूड़ा गली में हर जगह फैला रहता है। पहले हमारे मोहल्ले में भी कूड़ा फैला रहता था। बच्चों, अगर कूड़ा समय पर नहीं उठाया जाता है तो वहां डॉग्स और चूहे आ जाते हैं और कूड़े पर मक्खियां भी भिनभिनाती हैं। कूड़े की स्मेल से लोग भी बीमार हो जाते हैं। खाला आगे बताती है कि कूड़े की वजह से एक समय पर हालात इतने खराब हो गए थे कि लोग अपने बच्चों को इस डर से गली में क्रिकेट खेलने से रोकने लगे कि यदि बच्चे गली में ज्यादा देर तक रहेंगे तो वे बीमार हो जाएंगे। रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग कोई नई चीज नहीं है। इस फोटो में जो आदमी दिख रहा है, ऐसे लोग पेपर, मेटल, ग्लास और प्लास्टिक को बहुत लंबे समय से रिसाइकिल कर रहे हैं। आपको पता है कि घर में प्लास्टिक का सामान, पेपर, जिसमें आपकी नोटबुक्स भी आ जाती हैं, इन सभी की रिसाइकलिंग में कबाड़ी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। How does the municipal corporation get its money? सभी काम करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसा कहां से और कैसे मिलता है? लोगों को इतनी सारी सेवाएं प्रदान कराने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। टैक्स। गवर्नमेंट हमें जो भी सेवाएं प्रोवाइड कराती है, इन सर्विसेज के लिए हम गवर्नमेंट को जो पैसा पे करते हैं वह टैक्स कहलाता है। जिन लोगों के पास अपना घर होता है उन्हें गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स, पानी पर टैक्स और गवर्नमेंट द्वारा प्रदान कराई गई और भी सर्विसेज पर टैक्स देना होता है। घर जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। गवर्नमेंट को लोगों द्वारा जितना प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है उसका 25-30% ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जाता है। एजुकेशन और दूसरी सुविधाओं पर भी टैक्स लगता है। यदि कोई किसी होटल या फिर शॉप का मालिक है तो उसे भी टैक्स देना होगा। अगर आप अगली बार कोई मूवी देखने जाएं तो अपनी मूवी टिकट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको इंटरटेनमेंट टैक्स भी देना होता है। What has changed since खाला retired? खाला के रिटायर होने के बाद क्या बदल गया था? यास्मीन खाला ने बच्चों को एक बात नहीं बताई कि अभी हाल ही में पूरे देश भर में कई कमिश्नर्स ने
कूड़ा उठाने और उसे संसाधित करने के लिए निजी ठेकेदारों को काम पर रखा। ये सब उन्होंने अपना पैसा बचाने के लिए किया। इसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है कि पहले जो काम सरकार के वर्कर्स करते थे, वही काम अब प्राइवेट कंपनी द्वारा कराया जाता है। इन वर्कर्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। इन प्राइवेट कंपनी के वर्कर्स को सैलरी बहुत कम दी जाती है और इनकी जॉब भी परमानेंट ना होकर टेम्परेरी होती है। कूड़ा उठाने का काम बहुत खतरनाक होता है और अक्सर इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के पास अपनी सेफ्टी के लिए कोई सामान नहीं होता और यदि ये वर्कर्स काम करते हुए जख्मी हो जाएं, तो कोई इनकी केयर भी नहीं करता। एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट, एक समुदाय का विरोध। खाला ने बच्चों को बताया कि कुछ औरतें अपनी लोकेलिटी में फैली गंदगी से बहुत नाखुश थीं, इसलिए वह सभी मेरे पास सलाह लेने आई थीं। तो मैंने उन औरतों से कहा कि मैं अपने डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर से बात करने की कोशिश कर सकती हूँ, पर मुझे पक्का नहीं पता कि इस काम में कितना समय लगेगा। तभी उन औरतों में से गंगाबाई नाम की औरत ने कहा कि हमने ही वार्ड काउंसलर को इलेक्ट किया है, इसलिए हम सभी को वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए और वहां जाकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। फिर गंगाबाई ने कुछ औरतों को इकट्ठा किया और वार्ड काउंसलर के घर गई। सभी औरतें उसके घर के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से नारे लगाने लगी। आवाज सुनकर वार्ड काउंसलर अपने घर से बाहर आया और उसने पूछा कि क्या गलत हुआ है, क्यों आप सभी जोर जोर से नारे लगा रही हैं। गंगाबाई ने काउंसलर को अपने इलाके की सारी स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। काउंसलर ने वादा किया कि कल मैं आप सभी के साथ कमिश्नर से मिलने चलूंगा। काउंसलर ने गंगाबाई से कहा कि आप इस बारे में एक पत्र लिखिए जिसमें इलाके से कूड़ा न उठाए जाने की शिकायत हो एवं पत्र में कूड़े की वजह से आप लोगों को होने वाली परेशानी का भी जिक्र हो। आप इस पत्र पर इलाके के सभी अडल्ट्स के साइन कराकर पत्र मुझे दे दीजिए। काउंसलर ने सुझाव दिया कि जब हम कल कमिश्नर से मिलने जाएंगे, तब हम लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को भी अपने साथ ले चलेंगे। लोकल सैनिटेशन इंजीनियर कमिश्नर को लोकेलिटी की बुरी स्थिति के बारे में अच्छे से बता पाएगा। अगले दिन औरतों का एक बड़ा समूह वार्ड काउंसलर और सैनिटेशन इंजीनियर के साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस पहुंचा। जब कमिश्नर इन सभी से मिला, तब वह बहाने बनाने लगा कि कूड़ा उठाने के लिए कॉरपोरेशन के पास ज्यादा ट्रक्स नहीं हैं। तब गंगाबाई ने कमिश्नर को चतुराई से उत्तर दिया कि अमीर इलाकों से कूड़ा उठाने के लिए तो आपके पास काफी ट्रक्स हैं। कमिश्नर ने गंगाबाई का उत्तर सुनकर गंगाबाई से कहा कि मैं बहुत जल्द आपके इस मैटर को देखूंगा। फिर गंगाबाई ने कमिश्नर से कड़े शब्दों में कहा कि अगर कूड़ा उठाने का काम 2 दिन में पूरा नहीं हुआ, तो औरतों का बहुत बड़ा समूह कॉरपोरेशन के सामने विरोध प्रदर्शन करेगा। रेहाना ने खाला से पूछा कि फिर क्या स्ट्रीट्स साफ हुई? खाला ने कहा कि कूड़ा 2 दिन में तो नहीं उठा, लेकिन जैसा कि गंगाबाई ने कहा था, 2 दिन बाद एक और बहुत बड़ा और शोर शराबे के साथ विरोध हुआ। इस दूसरे बड़े विरोध के बाद इलाके में सैनिटेशन सर्विस रेगुलर दी जाने लगी। गंगाबाई की कहानी सुनकर बच्चों को बहुत अच्छा लगा। फिर सभी बच्चे उठे और उन्होंने खाला को उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए थैंक्स बोला। पर जैसे ही सभी बच्चे खाला के घर से जाने लगे, तभी रेहाना ने खाला से कहा कि खाला, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। रेहाना ने खाला से पूछा कि पहले हमारे घर में 2 डस्टबिन्स नहीं होते थे, लेकिन अब हमारे घर में 2 डस्टबिन्स हैं, तो क्या 2 डस्टबिन्स का आइडिया भी गंगाबाई का है? खाला हंसते हुए कहती है कि नहीं, सच में नहीं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही लोगों को सुझाव दिया कि 2 डस्टबिन्स रखकर हम अपनी स्ट्रीट्स को साफ रख सकते हैं। एक डस्टबिन में सूखा कूड़ा और दूसरे डस्टबिन में गीला कूड़ा रखने का सुझाव दिया।
और जब हम खुद ही अपना कूड़ा छांट लेते हैं तो इससे कॉरपोरेशन का काम भी कम हो जाता है। बहुत लेट हो गया था और सभी बच्चों को घर वापस जाना था, इसलिए बच्चों ने खाला को धन्यवाद दिया और सभी बच्चे वापस अपने अपने घर चले गए। अब हम जानेंगे सूरत शहर के बारे में। 1994 में सूरत शहर में प्लेग फैल गया था और लोगों को इसका बहुत डर था। उस समय सूरत इंडिया के सबसे गंदे शहरों में से एक हुआ करता था। हाउसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स सभी अपना अपना कूड़ा या तो पास के नाले में या फिर पास की गली में फेंक दिया करते थे, जिस वजह से स्वीपर्स को कूड़ा उठाने और कूड़े को सिलेक्टेड डंप में फेंकने में बहुत मुश्किल हुआ करती थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी समय पर कूड़ा नहीं उठाया। जहां उन्हें दिन में 2 बार कूड़ा उठाने की जरूरत थी, वहीं उन्होंने 3 दिन में 1 बार ही कूड़ा उठाया। इसी वजह से वहां की स्थिति और खराब हो गई। प्लेग हवा के माध्यम से फैलता है और जिन लोगों को भी कोई बीमारी थी, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। सूरत में प्लेग की वजह से कुछ लोगों की तो जान चली गई और 3 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर चले गए। सूरत में चारों ओर प्लेग का डर फैला हुआ था। ऐसी स्थिति में भी लोगों को ये विश्वास था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शहर को अब पूरी तरह से साफ करेगी, और ये हुआ भी। और तब से लेकर अब तक सूरत शहर भारत के स्वच्छ शहरों में से एक बना हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.